हेलो डियर कार्बन फैमिली, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, अब हम इंस्पिरेशन एकेडमी पर एस्पायर जेईई नीट के थ्रू आपकी तैयारी को और मजबूत करवाने के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम है एस्पायर जेईई नीट प्रिपरेशन। और नीरज सर इस प्रोग्राम के दौरान आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 1। और चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नाम जो यहां पर रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों, पक्की बात है कि केमिस्ट्री तुम्हें कभी भी एसिडिटी नहीं होने देगी। तो ये बहुत ही लॉजिकल चीज है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो एकदम क्लियर कर लेने हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है वो देखते हैं। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि केमिस्ट्री बेसिकली है ही स्टडी ऑफ द मैटर। तो हमें मैटर को समझना है कि मैटर हमारे लिए कितना मैटर करता है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, देखो जी हमारा बच्चा है, बहुत मेहनती है, पढ़ाई करता है, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, इतना होशियार लड़का है, बस पूछो ही मत। ऐसे ही बेटा हम भी अब आपके सामने केमिस्ट्री नाम का ये बच्चा लेकर आए हैं और हम बताने वाले हैं कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। बेटा केमिस्ट्री है हमारी साइंस। केमिस्ट्री बेटा हमारी साइंस ऑफ मॉलिक्यूल और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो तुमने पढ़ा भी है ना कि वेट करो, वो रंग जरूर बदलेगी, वो ट्रांसफॉर्म जरूर हो जाएगी, वो चेंज जरूर हो जाएगी। तो केमिस्ट्री आपको रियल लाइफ की सिचुएशंस को भी समझने में मदद करता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये साइंस सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट की नहीं है, जो अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट है ना भैया। इन 118 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो लाखों करोड़ों अरबों कंपाउंड बनते हैं, उन सारे कंपाउंड की स्टडी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। तो आज सवाल यह भी तो आ जाता है कि सर केमिस्ट्री हमारी लाइफ में आई क्यों, केमिस्ट्री की जरूरत ही क्यों पड़ गई। केमिस्ट्री की जरूरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ये केमिस्ट्री ऐसी नहीं है भैया कि न्यूटन की तरह सेब जो है सर पे गिरा और फिजिक्स शुरू ना। केमिस्ट्री तो हमने खुद चाहा है कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में आ जाए। क्यों? क्योंकि इंसान चाहता है, एक कहते हैं कि भाई मैंने खुद की एक शायरी लिखी है, वो सुनाना चाहूंगा, 2 लाइनें हैं कि इंसान सोना चाहता है और इंसान कभी सोना भी नहीं चाहता। मतलब इंसान सोना चाहता है, गोल्ड, यानी कि वो वेल्थ चाहता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और फिर वो कभी सोना भी नहीं चाहता, यानी कि वो कभी मरना भी नहीं चाहता। और इन्हीं दोनों चीजों के लिए प्यारे बच्चों, केवल इन्हीं दोनों चीजों के लिए केमिस्ट्री उत्पन्न हुई थी, केमिस्ट्री की जरूरत हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने पुरानी कहानियों में पढ़ा है, पारस का पत्थर, जिसको पारस का पत्थर मिल जाए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसोफर स्टोन्स, जिसको ये पत्थर मिल जाएगा भैया, वो जिसको छुएगा वही गोल्ड बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो इसकी खोज के लिए भी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। और हम मरना तो बिल्कुल नहीं चाहते, एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टैलिटी, मरना नहीं चाहते। तो इन दोनों चीजों के लिए हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। पहली चीज की अगर हम बात करें बेटा, इसको कहा जाता है एल्केमी। पुराने जमाने में केमिस्ट्री नाम नहीं था, एल्केमी था। दूसरा, एलेक्सियर ऑफ लाइफ, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी कब आएगी? जब हमारा शरीर खराब ना हो, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाएं जिससे हम ग्रोथ करते जाएं। आजकल देखो ना, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, कितने तरीके के केमिकल चल रहे हैं। ये ऐसे ही आ गए क्या? ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? क्यों हम फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं? क्यों हम तरह तरह के लोशंस लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है वो एकदम परफेक्ट रहे। हम जिम जाते हैं, हम तरह तरह के वे प्रोटीन्स लेते हैं,
हम अपनी खुद की हेल्दी डाइट बनाते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहें। कोई नहीं मरना चाहता। तो और देखो, किसी को कैंसर हो रहा है, मान लो अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो कैंसर से बचने के लिए क्या कर रहा है? तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह की हमारे पास मेथड्स आ गए हैं। ये सब क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ बदौलत किसकी है बेटा? केमिस्ट्री की बदौलत है, जो हमारी लाइफ को और ज्यादा स्टेबल बना रही है। सिस्प्लेटिन, टेक्सोल, ना जाने कितने तरीके के मेडिसिन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इंसान सोना चाहता है और इंसान कभी सोना नहीं चाहता। इस केमिस्ट्री को कहा जाता था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। याद रखेंगे, एक वो जो हमें पारस पत्थर तक पहुंचाए, एक वो जो हमें आजीवन जीने दे, मतलब मरने ही ना दे। ठीक, इसीलिए केमिस्ट्री हमारी लाइफ में आई थी। ऐसा नहीं है कि न्यूटन की तरह सेब गिरा और फिजिक्स शुरू, ना भैया, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स भी है, बट केमिस्ट्री के तो भैया अपने ही जलवे हैं। और केमिस्ट्री तो तुम्हें पता नहीं कितनी चीजें सिखाती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ेगा और जुड़कर क्यों कंपाउंड बनाएगा, कोई रिएक्शन होती ही क्यों है, क्यों एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जरूरत करता है, और क्यों पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। और यही केमिस्ट्री भी तो हमें सिखाती है कि पुराने रिश्ते तभी टूटते हैं जब इंसान को कोई नया रिश्ता मिल जाता है और वो सोचता है कि भाई पुराने रिश्ते में तो मैं परेशान हो चुका हूं, अब एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ता हूं और नई स्टेबिलिटी लाइफ में चाहूंगा। तो ये सब चीजें वो तभी कर पाएगा जब उसे केमिस्ट्री समझ आएगी। ठीक है, चलिए, ये तो फिलोसफी भी हो गई और साथ ही साथ केमिस्ट्री की स्टडी भी हो गई। तो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कंटेंट और हम देखते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया बेटा एल्केमी टर्म के बारे में मैंने तुम्हें बताया, और कौन से टर्म के बारे में बताया बेटा मैंने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारी 1300 और 1600 के बीच के टाइम पर हमारी केमिस्ट्री इस तरीके से स्टडी की जाती थी, यानी कि हम पारस पत्थर की खोज में थे और कुछ ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ जाए? इमॉर्टैलिटी आ जाए। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री जो हमारे पास आई है, वो मॉडर्न केमिस्ट्री हमारे पास आई है 18th सेंचुरी में, वो भी यूरोप के अंदर। पर बेसिकली यूरोप के अंदर भी अपने आप केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी। यूरोप के अंदर भी केमिस्ट्री डेवलप करने वाले कौन थे? अरब्स थे, जिन्होंने वहां पर अल्केमिकल ट्रेडिशंस उन लोगों को समझाए, और उसी अल्केमिकल ट्रेडिशन की बदौलत अब हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट्री तैयार होकर आई है। तो बेसिकली अब हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में अल्केमी प्लस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों के लिए अब हम एक कंबाइंड टर्म यूज करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। ये चीज जो आज अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बच्चे कहेंगे सर ये तो पेपर में आता तो है नहीं, आप क्यों एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हो? लेकिन जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बैठता हूं ना, और जब मैं केमिस्ट्री बच्चों को समझाता हूं, तो मैं रूल्स बताता हूं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ये सब चीजें बोलता हूं ना, तो बच्चों के स्पेलिंग नहीं लिखी जाती। तो सर भारत में ये इनके नाम ऐसे क्यों है, इनके नाम ऐसे क्यों नहीं है? रामकिशन लॉ है, दुबे जी लॉ है, ये नाम क्यों नहीं है? भाई ये नाम कब होते? ये नाम तो तब होते ना जब हमने अपने ट्रेडिशंस को अपनाया होगा। भारत के अंदर पूरी केमिस्ट्री डेवलप्ड है, लेकिन भारत की केमिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हें हिंदी शब्दों को उपयोग करना पड़ेगा। क्यों नहीं हमारे भारत में पूरी की पूरी केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है? हम यूरोपियन केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। भारत के, आपको रसायन विद का नाम नहीं पता होगा, अब मैंने रसायन विद नाम ले लिया, वो तुम्हें वो पल्ले नहीं पढ़ने वाला। रसायन विद मतलब केमिस्ट, ठीक है, जो केमिस्ट्री को जब समझता हो। तो भारत में भी केमिस्ट्री बहुत डेवलप हुई है, ऐसा नहीं है। हड़प्पन संस्कृति देख लो बेटा, पक्की ईंटें और टेराकोटा, जो तुमने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, ये सब चीजें वहां पर केमिस्ट्री पहले से यूज होती हुई आ रही है। आज का कोई केमिस्ट्री नहीं है कि हमने आज 50 साल पहले या 100 साल पहले की केमिस्ट्री है, नहीं। भारत में तो बहुत 4th सेंचुरी से पहले भी केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी। तो भारत की रसायन शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे बेटा, और आज हम इस गौरवशाली टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे तुम्हें आइडिया होगा कि भारत कोई सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक का देश नहीं है। भारत के अंदर पूरा विज्ञान पहले से ही हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे अनेक शास्त्र और ऐसे अनेक रसायन शास्त्र बने हैं हमारे भारत में, जो आज भी बहुत यूजफुल है।
भाई चरक संहिता देख लो, सारी मॉडर्न जो सर्जन टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी उसी के ऊपर बेस्ड है भाई। तो अब मैं वो चीजें हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी कमी है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, और देखना एक टाइम पर हम अपने भारत की ही केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भारत के रसायन शास्त्र के बारे में। देखो बेटा, एक एक बुक है जिस बुक का नाम है रस उपनिषद, जो डिस्क्राइब करता है गन पाउडर कैसे बनता है। मैं आगे तुम्हें बताऊंगा गन पाउडर कैसे बनता है। तमिल के बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो एक्सप्लेन करते हैं फायरवर्क्स को, कि फायरवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं। और आज से बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, बहुत सालों के पहले की बात कर रहा हूं। नागार्जुन और कौटिल्य बहुत बड़े रसायनविद थे। इन्होंने, ग्रेट साइंटिस्ट थे, दे ही वॉज ए रेप्यूटेड केमिस्ट एंड एल्केमिस्ट, मेटलर्जिस्ट। और इसके वर्क, उसकी जो बुक थी, उस बुक का नाम था बेटा रस रत्नाकर, जो कि डील्स करती थी किसके साथ, मर्क्यूरी कंपाउंड के साथ। और इसने और भी क्या बताया हमें, इसने हमें बताया मेटल की एक्सट्रैक्शंस कैसे किए जाए, गोल्ड की, सिल्वर की, टिन की, कॉपर की, इन सब के बारे में उसने अपनी रस रत्नाकर पुस्तक के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र ने बहुत पहले बता दिया था कि समुद्र से नमक कैसे बनेगा। पेपर, ओहो, जो हम कहते हैं कागज जो हम इस्तेमाल करते हैं, भारत के अंदर 17वीं सेंचुरी से डिस्कवर्ड है। और इसके बारे में बताया कौन, किसने, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवलर आते थे, उसमें से एक था आइसिंग, उसने इस चीज के बारे में बताया। फर्दर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में तो सबको पता है, जो अभी अभी और एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जो अब वो बन चुकी है, नई यूनिवर्सिटी के रूप में आ चुकी है। अब देखो तक्षशिला के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर भी इंक का इस्तेमाल होता था। और इंक बनती कैसे थी बेटा, कलर इंक, वो बनती थी चौक, रेड लेड और एल्यूमिनियम की मदद से। तो ये सारा का सारा एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है बेटा, कोशिश करना एक बार उसको पढ़ने की। और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखकर दे दिए हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अब अगले टॉपिक पर, मजेदार टॉपिक। और टॉपिक का नाम बेटा मैटर। मैटर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर बहुत मैटर करता है। अगर तुमने मैटर पे ध्यान नहीं दिया तो केमिस्ट्री तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं बचेगी। अच्छा, तो सर केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री मैटर की ही स्टडी है। तो मैटर क्या चीज है सर, मैटर बेटा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी चीज बेटा इस धरती पर जिसके पास स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके अंदर मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर। सर स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब यहां पर बेटा वॉल्यूम से। और सर मास का मतलब क्या है, यहां पर मास का मतलब है कंटेंट ऑफ द बॉडी। सारी बात छोड़ो, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये बोर्ड क्या है, इसने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, नहीं कर रखा है, इसका कुछ ना कुछ मास है या नहीं है। सारी बात छोड़ रहे यार, तुम्हारी नीरज सर तुम्हारे सामने खड़े हैं, नीरज सर ने भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है कि नहीं कर रखा है, और स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और नीरज का मास भी है कि नहीं है नीरज सर का मास। तो ये दोनों चीजें जहां पर है वो मैटर है, यानी कि नीरज सर तुम्हारे लिए मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं, और इसलिए नीरज सर भी क्या है, एक मैटर है। अब सर क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर नहीं करती, मतलब मैटर नहीं होती, बहुत सारी चीजें बेटा आज की जिंदगी में। आप ये देखो, तुम तो मेरे प्यारे बच्चों हो, तुम्हें तो सब कुछ पता भी है। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, आजकल रिलेशनशिप किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटे, रिलेशन डिपेंड करता है, ओहो, मनी फैक्टर। तुम्हारे पार्टनर के पास कितने पैसे हैं, वो कितना स्मार्ट है, दिखने में कैसा है, ये सारी चीजें। और भाई उसका रेपुटेशन क्या है या ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि नहीं करती हैं रिलेशनशिप में, करती है ना। हाँ, लेकिन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आती, डिपेंडेंसी नहीं आती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें कितना अच्छे से चाहता है या नहीं चाहता है। समझे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि लव, हैप्पीनेस और अफेक्शन, ड्रीम्स, प्यारे बच्चों,
क्या इनमें से किसी का कोई स्पेस होता है? कोई स्पेस नहीं होता। क्या इनका कोई मास होता है? नहीं होता है। तो ये चीजें मैटर भी नहीं करती। आज के टाइम में बेटा रिलेशनशिप में यही मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मैटर ही नहीं होता। मनी मैटर होती है, कागज होता है कि नहीं होता है? होता ही नहीं होता है। स्मार्टनेस देख लो, तुम्हारी मेरे से स्मार्ट है कि नहीं है? तो है ना, तो स्मार्टनेस भी मैटर करती है कि नहीं करती है? हाँ, तुम कहोगे सर स्मार्टनेस का कोई मास और वेट तो नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बोलो क्लियर हो गई? ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं बेटा। तो ये जो टर्म्स है ना, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अफेक्शंस हो गया, ड्रीम्स हो गए, ये सारे के सारे मैटर नहीं करते। ठीक है, रोना हंसना ये सब मैटर नहीं करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, तो मैं बताऊंगा। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और जिसमें मास हो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो एक मैटर है, जो एक कंटेंट ऑफ द बॉडी है बेटा, इस मैटर के साथ एक वर्ड जनरली बच्चे कॉमनली यूज कर लेते हैं और वो होती है वेट। ना भैया, वेट एक अलग चीज है और मैटर एक अलग चीज है। ठीक, वेट बेसिकली क्या है? वेट है बेटा पुलिंग पावर, एक तरीके की फोर्स। ठीक है, जैसे अब मैं हूं, मैं मान लो मेरा वजन 60 किलो है, ये मेरा वेट है जिस पावर से मुझे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अब मुझे ही चांद पर ले जाओ, चांद पर जाकर ग्रेविटेशनल पावर जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 1/6। वहीं मेरा वेट वहां पर 10 किलो हो जाना है। वेट मास सेम रहेगा, मास क्या है? कंटेंट ऑफ द बॉडी। अब दूसरे भाषा में समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास एक बुक है, बुक का सेट है, वो 6 किलो का है। ठीक है, उसमें 6 बुक है। कितनी बुक है? 6। इसको चांद पे ले जाओ, क्या एक बुक हो जाएगी? नहीं, लेकिन चांद पर ले जाने के बाद इसका वेट 1 केजी हो जाएगा। और बेसिकली उसके लिए यूनिट जो यूज की जाती है वो न्यूटन यूनिट यूज की जाती है। यानी कि वेट एक काइंड की क्या है? फोर्स है। केजी वर्ड आप किसके लिए यूज करोगे बेटा? केजी वर्ड यूज होता है आपका मास के लिए। डन? तो मैटर वर्ड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, मैटर वर्ड अगर क्लियर हो गया है तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, गुड्डू ध्यान से समझना मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तुम्हें, तो क्लासिफिकेशन क्या चीज है? क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरीके का होगा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझाता हूं बेटा। हम तो है ना 90s के किड्स हैं, हमें 90s के किड्स, फिर 2000 बोर्न आए। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक जनरेशन मानकर चल रहा हूं कि जो है 2010 के बाद के, ये 3 जनरेशन हैं बेटा। पहले लोग बहुत एक दूसरे के क्लोज रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, और फिल्में भी देखते थे तो वीसीआर पे देखते थे और एक साथ बैठकर देखते थे। हैं, हम साथ साथ हैं। आजकल जब जो 2000 बोर्न है उनके केस में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग अलग अलग होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी रही। लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं, फ्लूइड नेचर बन रही है, घूम रहे हैं। लेकिन जो 2010 के बाद के बोर्न बच्चे हैं भैया, उनकी तो मेंटेलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। अरे भाई, मेंटेलिटी कैसे बदल चुकी है? ये एक यहां है तो दूसरा यहां है। कोई अमेरिका में रह रहा है तो कोई जो है दिल्ली में रह रहा है, कोई सिंगापुर में है तो कोई मलेशिया में है, सब दूर दूर है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की कनेक्टिविटी महसूस होती है, वो भी कभी कभी। नेग्लिजिबल कनेक्टिविटी है। अब कोई यूएसए में रह रहा है और वो दिल्ली में रोज रोज तो आने से रहा, तो कनेक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले के टाइम में प्यारे बच्चों, पहले के टाइम में सॉलिड रिलेशनशिप होती थी, एकदम सॉलिड रिलेशनशिप। उसके बाद रिलेशनशिप में थोड़ी सी लिक्विडिटी आ गई, और आजकल तो रिलेशनशिप बिल्कुल गैसियस है। ना जाने कब बंदा इवापोरेट हो जाए, कब बंदा चला जाए तुम्हारी लाइफ में और कब बंदा आ जाए तुम्हारी लाइफ में। तो वो कौन सा पार्ट हो गया आपका? गैसियस। तो हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर बात करें तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस। इसके अलावा 2 स्टेट और एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एक प्लाज्मा और दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं पड़ती और 11th क्लास में आपसे इतना कंटेंट पूछा भी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सारा का सारा थोड़ा सा जो है लिंकअप जो है आपका क्लास 11th से है। तो मेरे हिसाब से स्टेट क्लियर हो रही है। और अगर यहां पर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की भी मैं बात करूं तो बेसिक प्रॉपर्टीज भी दिमाग में रखना बेटा। सॉलिड रिलेशनशिप है तो बंदा डेफिनेट शेप के साथ होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। बंदा यहां पर रिलेशनशिप तो चल रही है लेकिन शेप कैसी हो चुकी है बेटा? इनडेफिनेट। लेकिन वॉल्यूम अभी भी क्या है बेटा? डेफिनेट।
गैसियस स्टेट में तो क्या होता है बेटा, इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम, दोनों ही चीजें इनडेफिनेट होती है। जिसके साथ गया वैसा ही हो गया। देन चलिए बहुत बढ़िया। और एक और बात बताऊं, एक और बात बता देता हूं, चलो लगे लगे हाथों। एक और बात क्या, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। यहां पर मॉडरेट फोर्स होती है और यहां पर तो बेटा नेग्लिजिबल है। यहां रिश्तों में जुड़ाव बहुत ज्यादा है, यहां रिश्तों में जुड़ाव थोड़ा सा कम है, पर यहां हल्के फुल्के जुड़ाव, कब एक दूसरे से अलग हो जाए पता ही ना चले। डन, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से तुम्हारी आंखों के सामने बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और मैटर के क्लासिफिकेशन में नीरज सर अब आपको यहां पर चीजें समझाने वाले हैं। गुड, ध्यान देना बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन में समझा रहा हूं तुम्हें, और मैटर के क्लासिफिकेशन में मेरे गुड्डुओं जो कंटेंट में अभी बोलूं उसको ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दे नीरज सर इसको। हाँ एक मिनट बस, वाह। तो नीरज सर अब आपको मैटर के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए 1 2 3। मैटर है, बिल्कुल है जी। क्या मैटर को फिजिकली, कौन सी कली, फिजिकली, क्या फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है? अगर सेपरेट किया जा सकता है तो समझ लो वो मिक्सचर है, और अगर फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता तो समझ लो वो प्योर सब्सटेंस है। पहला क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। अगर फिजिकली सेपरेट किया जा रहा है तो मिक्सचर, अगर फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा रहा है तो वो प्योर सब्सटेंस। यानी कि मैटर के दो बच्चे हैं, पहले बच्चे का नाम क्या है बेटे, पहले बच्चे का नाम है मिक्सचर और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कहता है भाई मुझे कोई फिजिकली अलग नहीं कर सकता, करना है तो केमिकली करो वरना ना। मिक्सचर कहता है भैया अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली। अब फर्दर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। चलिए पहले मिक्सचर वाले भाई साहब को पढ़ लेते हैं। मिक्सचर भाई साहब क्या कहता है, मिक्सचर कहता है क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे बेटा, उस मिक्सचर को कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। उसी का प्यारा नाम क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। और अगर हम उसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर कहेंगे बेटे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। डन। और हेट्रोजेनस मिक्सचर को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, कोलॉइड और सस्पेंशन। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को आप एक साथ मिक्स कर दो तो वो समझ लो क्या है बेटा, मिक्सचर। डन, यहां तक बात क्लियर हुई। अब मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो देखो मम्मी ने आपके लिए मैंगो शेक बनाया। अब मैं बहुत बार यही एग्जांपल देता हूं। अब मैंगो शेक बनाने के लिए मम्मी ने दूध लिया, बर्फ ली, चीनी ली, काजू लिए, बादाम लिए, आम लिए, सबको मिक्सी में डाल दिया और भैया दूध भी लिया और मिक्स करके मैंगो शेक तैयार। अब वो है क्या, बेसिकली वो एक मिक्सचर है। क्या है बेटा, मिक्सचर। अब तुमने वो दूध जूस जो है पीना शुरू किया, शेक पीना शुरू किया, मैंगो शेक। और मैंगो शेक जब तुमने पीना शुरू किया, मम्मी से कहा मम्मी इसमें तो मीठा कम है, तो मम्मी ने चीनी और डाल दी। यानी कि कंपोनेंट को आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई आ गया, मम्मी ने थोड़ा सा और उसमें पानी डाल के घोल के और पतला करके मैंगो शेक पिला दिया। तो प्रोपोर्शन चेंज किया जा सकता है और उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। बट अब फर्दर क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। मिक्सचर टर्म क्लियर हुई, यानी कि मिक्सचर के अंदर क्या होता है बेटा, कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट्स आर फिजिकली मिक्स्ड। डन, बहुत बढ़िया। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो वो होमोजेनस। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, भाई वर्मा जी के फैमिली में सारे वर्मा जी के लोग रह रहे होंगे, शर्मा जी के फैमिली में सारे शर्मा जी के लोग रह रहे होंगे, तो वर्मा जी की फैमिली पूरी होमोजेनस, सबके थॉट भी एक जैसे, एक जैसी बात करते हैं, समझदार हैं, सारी चीजें हैं। ऐसे शर्मा जी की फैमिली है, सारे लोग अच्छे हैं, सारा काम बढ़िया तरीके से करते हैं, यूनिफॉर्म है, सेकंड में पहचान जाएंगे सारे के सारे भाई हाँ शर्मा। लेकिन शर्मा फैमिली का एक लड़का वर्मा फैमिली में आ जाए या वर्मा फैमिली का लड़का एक शर्मा जी की फैमिली में चला जाए तो हम उनके बिहेवियर से पहचान लेंगे भैया ये तो अलग है। अब ये पूरी फैमिली क्या शर्मा फैमिली रही, क्या ये पूरी फैमिली वर्मा फैमिली रही? ना जी, ये तो बन गई मिक्स फैमिली और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, मिक्सचर। समझे? उससे पहले गुड्डू जब सारे के सारे एक जैसे थे
यूनिफॉर्म थे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थे। तो यूनिफॉर्मली मिक्स थे तो कौन सा मिक्सचर हो गया? होमोजेनस। ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स थे तो कैसे थे? होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर हमें दूसरा कंपोनेंट उसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, अलग से दिखाई दे रहा है, मिक्स हो गया ना, वर्मा जी का लड़का वहां चला गया, शर्मा जी का लड़का वहां चला गया, तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस में तुम्हें दो स्टेट ऑफ मैटर दिखाई देंगे। सर एग्जांपल दो, ऐसे वर्मा शर्मा क्या होता है? लो एग्जांपल लो, मिट्टी डाल दो पानी के अंदर, मिट्टी के आपको पार्टिकल बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे अलग से। दो स्टेट ऑफ मैटर दिखाई दे रही है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर। पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। नमक ले लो, पानी के अंदर डालो, छुमंतर, नमक दिख ही नहीं रहा, चीनी दिख ही नहीं रही, एल्कोहल दिख ही नहीं रहा पानी के अंदर डालने के बाद। तो एल्कोहल पानी के अंदर डालने के बाद, चीनी डालने के बाद, नमक डालने के बाद अगर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर ना दिखाई दे तो समझ लो होमोजेनस मिक्सचर। अगर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर दिखाई दे तो समझ लो हेटेरोजेनस मिक्सचर। समझे? बहुत बढ़िया। एक और चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, जो ये सॉल्यूशन है बेटा, यहां पर सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देंगे। यहां पर बेटा 1 नैनोमीटर से, ठीक है, और बेटा आपके 1000 नैनोमीटर तक साइज होता है। किसका? कोलॉइड पार्टिकल का। दिखते ये भी नहीं है लेकिन इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जो आपको कोलॉइडल सॉल्व और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, अदरवाइज देखकर नहीं पहचान पाओगे। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज इससे भी बड़ा हो जाता है, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो जाता है। तो पार्टिकल साइज बढ़ गया, पार्टिकल साइज बढ़ गया तो वो सस्पेंशन बन गया। डन। तो पार्टिकल के बिहाफ पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को आप बेटा केमिकली सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। डन। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब इनके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनके भी दो बच्चे हैं प्योर सब्सटेंस के। इनको हम डिफाइन करते हैं केमिकल के डिकम्पोजिशन के बिहाफ पर। अगर बेटा केमिकल के डिकम्पोजिशन के बिहाफ पर आप इसको डिकम्पोज कर पा रहे हो, यस, तो वो है कंपाउंड। और अगर बेटा केमिकली आप उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हो तो वो है एलिमेंट। इसलिए एलिमेंट को कहा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। सर एलिमेंट की पहचान कैसे करेंगे? एलिमेंट की पहचान करनी है बेटा बहुत सिंपल, इसके अंदर सेम काइंड के एटम होते हैं, सेम काइंड, और यही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। यही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कैसे? लो जी, अब मैं कैसे पहचानूंगा सर कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा, याद रखना, एक जैसे दिखने वाले, बोलो, एक जैसे दिखने वाले सारे के सारे होंगे हमारे एलिमेंट। एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। सर इसमें तो आपने दो दो चीजें लिख दी। बेटा ध्यान रखना गुड्डू, और छोटी सी बात बता रहा हूं, देखो ये है तो थोड़ा सा बेसिक चीज है, पर मेरा तो काम यही है कि मैं जब तक बेस क्लियर नहीं करूंगा तो मैं बार बार एसिडिटी होती रहेगी। अब मैं बात करूं H2 की, तो H2 क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। सोडियम अकेला है, अकेले को कहते हैं बेटा एटम। कैल्शियम अकेला है, एटम। मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। पर ये सारे के सारे क्या है? क्या एलिमेंट ही है। क्या है बेटे? एलिमेंट। याद रखना, तो एलिमेंट में हमारे पास दो तरीके का कंपोजिशन देखने को मिलेगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। सर मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब एटम एटम आपस में टिंग 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 अटैच हो जाते हैं। तो जब एटम आपस में अटैच हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और फर्दर यही एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। सर एक बताओ ना कंपाउंड का एग्जांपल, सर बताओ ना। लो बेटा तुम्हें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आहा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आहा, और यहां पर हमारी ऑक्सीजन, आहा। ठीक ठीक। अब देखो रिश्तों का भी खेल समझ में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? एलिमेंट है। क्या है बेटे? एलिमेंट। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब ये आपस में क्या सोच रहे हैं कि कंबाइन हो जाए। देखो ना, मैंने तुम्हें बताया था बेटा, दो लोगों के बीच में तब तक दरार नहीं आएगी जब तक तीसरा ना आ जाए। दो लोग, तीसरे आ गए। अब ऑक्सीजन को लग रहा है यार ऑक्सीजन के साथ रहते रहते बहुत टाइम हो गया, अब तो क्यों ना हाइड्रोजन के साथ रिश्ता बनाया जाए। और नए रिश्ते की चाह में ही पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, और पुराने रिश्ते छूट जाते हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, पुराने दोस्त भूल जाए जाते हैं, नए दोस्त बनते चले जाते हैं, और केमिस्ट्री तुम्हें ऐसे ही रिश्तों के बारे में बताती जाती है। गुड्डू ध्यान से सुनेंगे। तो अब होगा क्या? ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ नए बॉन्ड बनाएगी, एक मॉलिक्यूल, दूसरी ऑक्सीजन, दूसरा।
तो पुराने रिश्ते टूटे और नए रिश्ते बन गए। लेकिन जब नए रिश्ते बने तो नए रिश्तों में बेटा अब बात करने का लहजा, सारी चीजें बदल जाएंगी, है ना, होता है ना। देखो तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो उनके साथ जो बॉन्ड होता है उसमें आपका बिहेवियर अलग होता है। और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और बड़े मजे कर रहे हैं। जब वही चीज जब तुम टीचर के साथ बैठते हो, बॉन्ड बनाते हो, तो टीचर के साथ अलग बिहेवियर हो जाता है। सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, सर प्लीज मुझे समझा दीजिए। यही चीज जब तुम अपनी मम्मी के सामने होते हो तो मम्मी के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। कैसे? मम्मी के साथ बोलते हो, ए मम्मी भूख लग रही, खाना दे दो, जल्दी से बनाई दो। यही रिश्ता पापा के साथ हो तो वो पापा वो क्या कहते हैं ना कि मेरे को है ना कुछ थोड़ा सा पैसों की जरूरत थी, वो बुक्स लेकर आनी थी। देख रहे हो, जिसके एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो रहे हो, बॉन्डिंग बना रहे हो, आपकी प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है? चेंज। ऐसी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है जब ये वाटर बनाते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टेबल इन नेचर, ऑक्सीजन तो जलाने का काम करती है, और जब ये वाटर बन जाती है तो आग बुझाने का काम करती है। तो देखो जहां ये पहले जल जाती थी, ये जलाती जाती थी, अब यही वो परिवार है जो आग बुझाती जाती है। समझ गए? तो रिश्ते बदले, प्रॉपर्टीज बदली और चीजें चेंज हो गई। तो यहां पर मैटर का हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि सर कंपाउंड की पहचान कैसे करोगे, तो कंपाउंड की पहचान बहुत ही आसान से तरीके से है बेटा। जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो तो समझ लेना कंपाउंड है। अगर मैं कहूं NH3 तो NH3 भी कंपाउंड है। अगर मैं कहूं O2, ना भैया O2 तो एलिमेंट है। देन क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और नोट करते चलना है जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये बार बार नहीं समझ में आएगा चीजें। चलो आगे चलते हैं बेटे। वेरी गुड, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तो क्यों ना चलो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। हाँ, तो अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है। तो भैया अब सबसे पहला क्वेश्चन है, पारस स्टोन जो है वो क्या काम करता है? लॉजिकल है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं। पारस स्टोन क्या काम करता है? सिल्वर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है? ना जी ना। क्या नॉन मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करता है? ना जी ना। क्या मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करता है? हाँ जी हाँ। नन ऑफ द अबव मतलब ही नहीं बनता। तो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन? ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए जो रस उपनिषद है वो किस चीज की प्रिपरेशन के बारे में बात करता है? कैल्शियम पाउडर की? ना। पारस पत्थर की? ना, पारस पत्थर अगर बना लेते तो कहानी खत्म है। मैग्नीशियम पाउडर की? ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पाउडर की, गन पाउडर। डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बताइए, जो कलर ऑफ द इंक था, हाँ जी, जो कलर ऑफ द इंक था, जो कलर ऑफ द इंक बन रही थी वो कैसे बन रही थी? कौन कौन से मटेरियल को ऐड करने से बन रही थी? एल्यूमिनियम, चॉक पाउडर, रेड लेड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही इंक पाउडर बन रहा था जो तक्षशिला के अंदर यूज होता था। डन, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे तो फटाफट आंसर कर रहे हैं भाई, हैं? अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज मैटर? हाँ हाँ, देखो सबके ख्वाब खिल गए, सबके चेहरे खिल गए। आप देखो कौन सी चीज मैटर है भाई, और कौन सी चीज मैटर करती है आज के टाइम में रिलेशनशिप में? फिजिकल चीजें, समझे? लव मैटर करता है? ना जी ना। क्या रिस्पेक्ट मैटर करती है? कहां आजकल। केयर, ओहो केयर करो तो कहेंगे पजेसिव हो रहा है, बाउंडेशन लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लव यार बहुत चेपू इंसान है यार, इतना प्यार करता है, चेपू है यार। रिस्पेक्ट, अरे उसको मेरे अलावा कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए तो मुझे रिस्पेक्ट देता रहता है। और तुम जाते फिर के उस इंसान के पास हो, उस इंसान के पास जिसको जो तुम्हें गिफ्ट दे दे तुम्हारे बर्थडे पर। कौन सा? iPhone 15 Pro Max टीवी। और यही तुम्हारे लिए मैटर करता है, तुम्हारे लिए नहीं बेटा, तुम तो अच्छे बच्चे हो। जो आज के टाइम में जनरल रिलेशनशिप चल रही है, जो आज के टाइम में सिचुएशन में रिलेशनशिप चल रही है बेटा, वहां पर फिजिकल चीजें मैटर करती हैं। इसलिए iPhone 15 Pro Max 1 टीवी 1 टेराबाइट मैटर है, बाकी सब नॉन मैटर, मतलब मैटर नहीं करती है। देन तो ऑप्शन राइट कौन सा बेटा? iPhone 15 Pro। क्यों? क्योंकि
ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी है। गुड, चलिए आगे देखें बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं इनमें से कंपाउंड कौन सा है भैया? कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोजन कंपाउंड है, ना जी ना, एक जैसे दिख रहे हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड है, ना जी ना, एक जैसे दिख रहे हैं। दो अलग अलग परिवार, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हुई सगाई, अमोनिया की बारात है आई। तो अमोनिया पैदा हो गया भैया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें तो ये भी एलिमेंट है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। कंपाउंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन, तो अमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं बेटा। गुड, मेरे बच्चे तो बड़े बड़ा जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बेटे? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं व्हाट इज मैटर? बेटा मैंने तुम्हें बताया क्या? एनीथिंग विच हैज मास बट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ना जी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एकदम सही ऑप्शन, करेक्ट। एनीथिंग विच नीदर हैज मास नॉर ऑक्यूपाई स्पेस, ना जी ना। एनीथिंग विच डज नॉट हैव मास बट ऑक्यूपाई स्पेस, ना जी ना। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड, वेरी गुड, करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चकाचक। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, बताइए ब्लड जो है वो कैसा मिक्सचर है बेटा? ब्लड जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। बस ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखना, क्योंकि ये कोलॉइडल सोल होता है एक तरीके से, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर, ना जी ना, ना ना, सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या है बेटा? हेट्रोजेनस मिक्सचर, गुड वन। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी बेटा, ये कई बार फाइल ऐसे ऐसे खुल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बेटा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है बेटा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम दो तो ज्यादा बढ़िया है, सारी चीजें मेरे से ही पूछोगे क्या है? कुछ तुम भी बता दो। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिक्विड सॉल्यूशन हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ना, हाँ बिल्कुल सही तो बात कह रहे हैं, बट डो नॉट हैव डेफिनेट शेप। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। गैसेज नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, भैया दोनों चीजें एकदम सही है। ये 2000s के किड्स, ये 2010 के किड्स, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा? राइट ऑप्शन हो गया। और यहीं पर हमारा आज का टॉपिक बेटा कंप्लीट होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्यारे बच्चों से कि इन क्वेश्चंस को फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।